अस्सलाम वालेकुम टू ऑल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज का जो टॉपिक है वो एनालिटिकल टॉपिक है और आज का टॉपिक कोई भी एडिटोरियल नहीं है या कोई भी ओपिनियन नहीं है, बल्कि ये मैंने एक एनालिटिकल टॉपिक एक्सट्रैक्ट किया है आप लोगों के लिए आफ्टर रिसर्च। और इसमें प्रॉपर तरीके से जो है वो हमने इसके अंदर कुछ एनालिटिक्स देखने हैं, कुछ इसके कंस्ट्रेंट्स देखने हैं। आप लोग देख रहे हैं कि टॉपिक का नेम है वाई गनीज रिजाइम फेल्स टू रेजिस्ट इन फ्रंट ऑफ तालिबान। देखिए, हम स्टार्ट से ही देखते आ रहे हैं, जब से दोहा में रीसेंट टॉक्स हुई हैं तालिबान की, उसके बाद से हमने बहुत ज़्यादा आर्टिकल्स पढ़े और हमने ये देखा कि लास्ट पे आके बिल्कुल 7 डेज़ के अंदर क्या हुआ कि जो गनी थे प्रेसिडेंट, फॉर्मर प्रेसिडेंट अशरफ गनी, वो फ्ली ओवर कर गए और अफ़गानिस्तान जो है वो रातों रात उन्होंने छोड़ दिया, वहाँ से भाग गए, फ़रार हो गए। और जितनी भी वहाँ पे मिलिट्री थी उन्होंने तालिबान के आगे रेजिस्ट कर दिया, मतलब उन्होंने रेजिस्टेंस की ही नहीं और विदाउट एनी एक्शन जो है उन्होंने सरेंडर कर दिया। तो इसकी क्या वजूहात थी, इसके क्या कंसिक्वेंसेस थे, क्यों ऐसा हुआ और काबुल का डाउनफॉल क्यों हुआ, क्यों वो आगे रेजिस्ट नहीं कर पाए? हालांकि पब्लिक वहाँ पे थी और कुछ पब्लिक ये भी चाहती थी कि अफ़गानिस्तान से ये जो रूल आउट हुआ है ये ना ख़त्म ना हो और तालिबान ना आए। सो व्हाट्स एक्चुअली द रीज़न, एक्चुअल रीज़न क्या थी इसकी? सो इधर हम देखेंगे एनालिटिकल जो है वो इसकी थोड़ा सा इसका पोस्टमार्टम करेंगे एनालिटिकल के इस क्वेश्चन में बेसिकली उन्होंने क्या दिया हुआ है। आप लोग यहाँ पे एक टर्म देख रहे हैं पीवी पर्सपेक्टिव, जिसे हम पब्लिक वैल्यू पर्सपेक्टिव कहते हैं। अब ये एक टर्म है जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर यूज़ की जाती है। इसमें पब्लिक वैल्यू जो है उसको बहुत ज़्यादा फोकस दिया जाता है। देखें, पब्लिक वैल्यू क्या होती है? पब्लिक वैल्यू होती है कि जब आपकी सिविल सोसाइटी, आपके ब्यूरोक्रेट्स, आपके स्टेट का हेड, ये सारे लोग जो हैं ये इकट्ठे होकर काम करें और प्रॉपर तरीके से रिसोर्सेज के ऊपर काम करें, उसके बाद पब्लिक वैल्यू क्रिएट करें। जाहिर सी बात है, जब ये रिसोर्सेज के ऊपर काम करेंगे, बेस्ट तरीके से अपना आउटपुट देंगे, तो पब्लिक इनकी तरफ अट्रैक्ट होगी और पब्लिक यही चाहेगी कि जो हमारे लिए काम कर रहा है, हमारी स्टेट के लिए काम कर रहा है, वही आगे आए। तो बेसिकली पब्लिक वैल्यू एक इम्पॉर्टेंट टर्म तो है, लेकिन ये एक बहुत बड़ा फैक्टर था जिसने तालिबान को आने पर मजबूर कर दिया और जिसने अशरफ गनी की गवर्नमेंट को रातों रात वहाँ से भगा दिया। तो हम वो थोड़े से हम इसकी एनालिटिकल जो है इसको एनालिटिकली लेकर चलते हैं। तो हम यहाँ पर मैंने लिखा है स्ट्रैटेजिक ट्रायंगल। देखिए, स्ट्रैटेजिक ट्रायंगल क्या होता है? स्ट्रैटेजिक ट्रायंगल किसी भी स्टेट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसमें क्या होता है? आपकी फॉरेन पॉलिसी, आपको इंटरनेशनल लेजिटिमेसी किस तरह से मिल रही है, लाइक इंटरनेशनली कितनी ज़्यादा आपको सपोर्ट की जा रही है। इंटरनेशनल लेजिटिमेसी का मतलब ये होता है आपके पास कितने रिसोर्सेज हैं और आप उन्हें किस तरह से यूज़ कर रहे हैं। जब ये सारी चीज़ें इकट्ठी होती हैं तो हमारा एक स्ट्रेटेजिक ट्रायंगल बनता है। अब उन्होंने हमने देखना है कि जो गनी की गवर्नमेंट थी, हमने ये देखा कि उसने इन सारी चीज़ों को फुली इंजॉय किया। ठीक है, उसने इस सारी चीज़ों को टोटली इंजॉय किया था। और अगर आप लोगों को याद हो कि जब वो अफ़गानिस्तान से फ़रार हुए थे, तो उसके बाद रशियन एम्बेसी थी, उन्होंने इस बात को हिट किया था कि इनके अकाउंट में इतना पैसा था कि इन्हें कुछ पैसा जो है वो छोड़ के जाना पड़ा। इतने पैसे, इतना कैश कहाँ से आया? ऑब्वियसली जो फ़ॉरेन ने इनको, स्पेशली यूएस का इसमें बहुत बड़ा रोल है। यूएस ने बहुत ज़्यादा जो है वो इन्वेस्टमेंट की है अफ़गानिस्तान के अंदर और इसमें कोई भी शक नहीं है। उन्होंने 3 लाख मिलिट्री को परवान चढ़ाया है, उनको जो है प्रॉपर उन्होंने ट्रेनिंग दी है। तो यहाँ पर हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि गनी की जो गवर्नमेंट है उसने इस चीज़ को टोटली इंजॉय किया, लेकिन जो पब्लिक वैल्यू है ना उसको वो क्रिएट करने में नाकाम रहे। जाहिर सी बात है, जब हर किसी ने अपनी पॉकेट्स ही भरनी है, अपनी आवाम की तरफ तवज्जो ही नहीं देनी, तो आवाम जो है वो उस चीज़ में बागी हो जाती है और उस स्टेट में करप्शन, एक्सटॉर्शन और इनएफिशिएंसी जैसे कंस्ट्रेंट्स जो हैं वो पैदा होते हैं। तो यू कैन सी हियर कि गनी के रिजाइम के अंदर ही इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस जो हैं अफ़गानिस्तान के अंदर आए, मीडिया की एक्सपेंशन हुई, टेक्निकल एक्सपर्ट्स आए और यूएस का बहुत बड़ा रोल रहा। यूएस ने $1 ट्रिलियन की इन्वेस्टमेंट की, मिलिट्री रिफॉर्म्स की। लेकिन इन सब के बावजूद इश्यूज़ क्यों आए? इन सब के बावजूद जो है वो गनी की रिजाइम को अनसक्सेसफुल रिजाइम क्यों कहा जाता है? क्योंकि उन्होंने पब्लिक वैल्यू के ऊपर ज़रा भी फोकस नहीं किया। अब इसमें इशू ये थे कि देखें, अफ़गानिस्तान के अंदर कुछ ऐसे क्लास के लोग थे जिनको स्टेट के अंदर ऐड किया गया, जो बाहर से सिविलाइज्ड होकर आए हैं, यानी बाहर से, फॉरेन से होकर आए हैं और उनको उन्होंने स्टेट के अंदर ऐड कर दिया है। तो ऑब्वियसली वो स्टेट को उतनी बेहतर तरीके से नहीं लेकर चल पाएंगे जितने वहाँ के लोग, क्योंकि उनमें जो है वो एटीट्यूड और ईगो भी आ जाता है कि हम तो
जी बाहर से आए हैं और हम जी सिविलाइज्ड बहुत ज़्यादा हैं, और एज़ यू नो वेरी वेल कि अफ़गानिस्तान के लोग अभी बिल्कुल सिंपल हैं और अफ़गानिस्तान के लोग इतने ज़्यादा एजुकेटेड नहीं हैं। सो इस सिचुएशन ने भी एक बहुत ही ज़्यादा जो है नेगेटिव सिचुएशन क्रिएट की थी अफ़गानिस्तान के अंदर, क्योंकि उनकी पब्लिक के ऊपर बिल्कुल भी फोकस नहीं किया गया। यहाँ पर मैंने एक परसेंटेज लिखी है कि अकॉर्डिंग टू रिसर्च 55% वहाँ पे पश्तून आबाद हैं, और इसके अलावा वहाँ पर डिफरेंट रेसेस और एथनिसिटी हैं, और इनकी इनएडिक्वेट सेपरेशन की गई थी, जिसकी वजह से नेगेटिव इंप्रेशन वहाँ पे क्रिएट हुआ। अगर एट दैट टाइम हम तालिबान की बात करते हैं तो तालिबान एक सिंगल पार्टी प्लेटफॉर्म थी, और तालिबान ने भी कोशिश की थी उस वक्त भी कि वैल्यू क्रिएशन के ऊपर फोकस किया जाए, और तालिबान ने इस चीज़ के ऊपर भी अर्ज किया था कि वहाँ की पब्लिक को जो है वो साथ लेके चला जाए। भले उनकी जो रिस्ट्रिक्शंस थी वो थोड़ी टफ़ रही हैं स्टार्ट से ही, लेकिन इन सब के बावजूद उस रिजाइम के अंदर तालिबान ने बहुत ज़्यादा इस चीज़ पे फोकस किया था। मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि एट दैट टाइम गनी की जो गवर्नमेंट थी उसने पाकिस्तान पे बहुत ज़्यादा ब्लेम्स भी किए थे, लेकिन अगर हम पाकिस्तान की स्ट्रगल देखें टुवर्ड्स कोरोना पेंडेमिक, इकोनॉमिस्ट ग्लोबली इंडेक्स इन जुलाई में जो रीसेंट आया है ना, उसमें ये लिखा हुआ है कि पाकिस्तान 3rd रैंक के ऊपर है, जिसने बेस्ट तरीके से कोरोना पेंडेमिक को जो है ओवरकम किया है, ये ओवरकम कर रहा है। तो ये मैंने इसलिए लिखा ताकि ये एक जो है आपकी और इन्फॉर्मेशन में इजाफा हो जाए। और यहाँ पर मैंने यहाँ ये भी लिखा है जो मैं पहले बता चुकी हूँ कि मैसिव कैश था उसके अकाउंट्स में। इसके अलावा अफ़गानिस्तान से फ्ली ओवर कर गए रातों रात, मतलब रेजिस्ट नहीं कर पाए। अगर उनको अपनी आवाम का ज़रा भी होता कि मैंने अपनी आवाम के लिए वहाँ पर रहना है, तो वो कभी भी अफ़गानिस्तान छोड़ के ना जाए, इरिस्पेक्टिव ऑफ हिज ऑल आर्ग्यूमेंट्स कि मैं जी वहाँ से इसलिए गया क्योंकि वहाँ पे खाना जंगी ना हो, वहाँ पर जो है वो कत्ल गारत ना हो। लेकिन ये सब चीज़ें जो है वो लॉजिक के साथ रिलेट नहीं करती। अब हम देख रहे हैं कि अफ़गानिस्तान तालिबान की हुकूमत आ गई है, और अब उनका आगे क्या स्ट्रेटजिक ट्रायंगल होगा, क्या उनके पास इतने रिसोर्सेज हैं कि उसको वो बेस्ट तरीके से यूटिलाइज़ कर सकें, क्या उनको इंटरनेशनल लेजिटिमेसी, इंटरनेशनल जो उनको सपोर्ट है वो वैसे ही मिलेगा जैसे करज़ई और अशरफ गनी को मिला था, और क्या वो पब्लिक वैल्यू क्रिएट कर पाएंगे या नहीं, क्योंकि वो रिजाइम में तो आगे बरसरे इक़्तिदार तो आगे, लेकिन इन 3 चीज़ों के ऊपर अब उनकी डिपेंडेंसी है। अब ये फ्यूचर ही तयन करेगा कि वो क्या करते हैं इसके ऊपर। बेशक करज़ई और अशरफ गनी की गवर्नमेंट इस चीज़ में फ़ेल हो गई, लेकिन अब नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट क्या करना चाहिए। देखिए, हमने इन सारी चीज़ों से ये एनालिसिस तो किया कि पब्लिक वैल्यू बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखती है और साथ साथ जो है वो आपकी इंटरनेशनल सपोर्ट, इंटरनेशनल रिकॉग्निशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है। तो अब नेक्स्ट क्या, नेक्स्ट जहाँ तक मैं अपनी ओपिनियन अगर दूँ तो नेक्स्ट ये होगा कि ये होना चाहिए कि इंटरनेशनल जो लेजिटिमेसी है उनको तालिबान के साथ भी उतना ही सपोर्ट करना चाहिए जितना उन्होंने करज़ई या अशरफ गनी की गवर्नमेंट के साथ किया था। क्योंकि डेफिनेटली गवर्नमेंट कोई भी हो, लेकिन अफ़गानिस्तान के जो लोग हैं वो तो वही हैं। तो आप लोगों ने वर्क तो अफ़गानिस्तान के अंदर करना है ना। आप ये कह रहे हैं कि टेररिज़म को हमने अफ़गानिस्तान के अंदर से ख़त्म करना है, तो डेफिनेटली आपको इंटरनेशनली जो जितनी भी रिकॉग्निशन है उसको बढ़ाना होगा और आपको अफ़गान तालिबान का साथ देना होगा। सो गाइस, होप सो कि आप लोगों को ये जो टॉपिक है इसकी समझ आ गई होगी, और ये एक एनालिटिकल टॉपिक था। तालिबान के सामने जो है गनी की रिजाइम वो क्यों रेजिस्ट नहीं कर पाई, रेजिस्टेंस क्यों नहीं दे पाई, और उनकी क्या जो थे वो फॉल बैक्स थे इसके अंदर, और काबुल का डाउनफॉल क्यों हुआ, तालिबान क्यों फ्रंट पे आए, और पब्लिक वैल्यू जो है वो एक ऐसी टर्म है उसके लिहाज से गनी की रिजाइम ने कितना ज़्यादा वर्क किया। सो होप सो कि ये एक एनालिटिकल क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। सो गाइस, इंशाल्लाह ताला मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ हाजिर होंगी। इसी तरह के एनालिटिकल टॉपिक्स सब हम किया करेंगे, और कोशिश मैं ये करूँगी कि एनालिटिकल टॉपिक्स की तरफ अब हम मूव करें, क्योंकि टाइम जो है वो अब सितंबर आ रहा है। तो एनालिटिकली जो हमें जितने भी टॉपिक्स हमारी करंट के लिए तैयार हो सकते हैं वो बहुत ज़्यादा हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। सो गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़।